हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वन मोर स्टेप। दोस्तों, आज हमारा साइंस जो सेशन सीरीज चल रहा है वो 2 है आज हमारा, और मैं आज आप लोग को 15 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि अब तो जान ही रहे हैं आप लोग का अब एग्जाम आने वाला, सारा एग्जाम, और ये सारा एग्जाम जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और आप जितना भी मैं क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं आपको टाइम दिया जाएगा। आप सारा का आंसर, अगर 15 में आप 10 भी आंसर दे देते हो तो आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अगर 15 में 15 दे देते हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार कोई रोकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल प्रोड्यूसेस मोस्ट हीट पर यूनिट? निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है? तो देखिए, कोयले का प्रकार मुख्यतः 4 प्रकार के कोयले होते हैं, आपको पता ही होगा। टाइप्स ऑफ कोल, पहला एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा पीट। ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं, और ये चारों में सबसे जो बेस्ट होता है कोयला वो हमारा एंथ्रासाइट होता है। कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है। अब इसको भी बेस्ट होने का कारण है क्योंकि इसमें कार्बन का मात्रा 94% से 98% होता है। अब आप लोग को पता होगा ये हमारे खनिज हैं, और ये जलाने के लिए जितना कार्बन ज्यादा होगा वो कोयला सबसे अच्छा होगा। जितने भी हम लोग खनिज यूज करते हैं सब में तो लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, या कोई भी गैस हो गया, सारा में सारा क्या होता है? कार्बन होता है। और सबसे खराब जो हमारा कोयला होता है वो पीट होता है। इसमें जो कार्बन का मात्रा होता है ये 27% से भी कम होता है, लेस देन 27%। ये आपके सबसे खराब कोयला माना जाता है इसको। और ये सब कोयला बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये सब भी थोड़ा सा बेस्ट होता है। और ये सब का पर्पस, ये सब कहाँ यूज होता है? जो हमारे विद्युत क्षेत्र होते हैं, जो जहां विद्युत बनाया जाता है उस सब क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा कोयला हमारा सबसे बेस्ट है, तो आपका एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो ज्यादा बेस्ट होता है। और कारण पूछा जाएगा तो बोलिएगा उसमें कि कार्बन का प्रतिशत में ज्यादा होता है, इसलिए कोयला बेस्ट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following is the fundamental quantity? निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक है? मौलिक मात्रक। आप लोगों को पता होगा मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारा फिक्स्ड है वो 7 होते हैं। आप लोगों को पता होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये क्वेश्चन सारा डिटेल में पूरा एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा, इसलिए क्योंकि आप लोग को भी पता है कि एग्जाम में आंसर मायने नहीं रखता। अगर आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, कहीं कहीं से आप अलग भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपका, तो मैं इसलिए आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, शायद उससे आपका क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। तो देखिए, हम बता रहे थे फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे, जिसको मूल मात्रक बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको हिंदी में मूल मात्रक बोलते हैं, और एक और होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हम लोग बनाते हैं डिराइव मतलब आपको पता ही चल रहा है, व्युत्पन्न मात्रक, जिसको इससे यूज करके उसको बनाया जाता है। तो ये हमारे 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी? ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? जो पहला हमारा मास, लेंथ, इलेक्ट्रिक करेंट, luminous intensity, temperature, amount of substance, और एक आपका टाइम। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी, आपको क्वांटिटी लिख दिए, अब इसका एसआई यूनिट भी हम लिख देते हैं सामने में, एसआई यूनिट। तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। कभी कभी एग्जाम में आपसे भी पूछ देगा कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो किलोग्राम। लेंथ का क्या होता है? मीटर। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला,
टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और टाइम का सेकंड। ये आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थे। इन्हीं से इनका यूज करके हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बनाते हैं। तो हमसे पूछा गया था इनमें फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, ऑप्शन था वॉल्यूम, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स। तो आपको दिख रहा, मैंने 7 बताया, इसमें आपको कौन सा चीज यहाँ ऑप्शन में दिख रहा, तो आपको दिखा हुआ टाइम। तो आंसर हमारा क्या हो गया, टाइम। टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, बाकी सारा क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे ब्रांच ऑफ साइंस, जैसे बहुत सारा शाखा होता है जिसमें जैसे आपका हो गया आपका कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, इस टाइप से। फिर आपको कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन। तो बहुत सारा क्या होता है, ब्रांच होता है विज्ञान में, आपका बहुत सारा ब्रांच होता है जिस चीज में अलग अलग चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में पूरा अच्छा से रिसर्च किया जाता है, पढ़ाई किया जाता है उसके बारे में। तो हमारा क्वेश्चन था हड्डियों का पढ़ाई किस विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो हड्डियों का पढ़ाई हमारा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ऑस्टियोलॉजी। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ये सब आपका क्या है, विज्ञान में आपका ब्रांच होता है, शाखा होता है, उसके अंतर्गत इस सब चीज की पढ़ाई किया जाता है। जैसे ओरोलॉजी है, इसमें पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु विरामावस्था में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है तो 5 सेकंड में वो दूरी तय करेगी। इंग्लिश में क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट एट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन इट विल कवर द डिस्टेंस इन 5 सेकंड। तो दोस्तों देखिए आपको क्या दिया हुआ, एक्सेलरेशन। और एक चीज क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर कि जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा स्टार्ट कर रहा है उसका रेस्ट से, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका जो इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है, वो 0 है। अगर कोई भी चीज स्टार्टिंग करता तो इनिशियल उसका यहाँ रेस्ट बोल दिया, मतलब वो रुका हुआ चीज है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना लगा रहा वो 5 सेकेंड। अब आप लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पता होगा। चलिए एक फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हमारा गिवन है, हमको निकालना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। यू हमारे इनिशियल वेलोसिटी, टी हमारा टाइम हो गया, ए एक्सेलरेशन, और यहाँ भी टाइम हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है, 0 है, टाइम आपका क्या है 5 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन क्या आपका 10, और टाइम आपका क्या है 5 × 5 क्योंकि स्क्वायर में था इसलिए, और ये पोर्शन आपका क्या हो गया 0 प्लस, अब इसको काटते हैं 2 5 जा 10, 5 × 5 × 5 कितना हो गया आपका 125। तो जो आपका डिस्टेंस आ गया वो कितना कवर करेगा, वो जो ऑब्जेक्ट था 5 सेकंड में कितना दूरी तय किया 125 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हुआ, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में इसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाइए, ये फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा और डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाइए और आंसर लाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स विषाणु वायरस, ये वायरस जनित रोग है और ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में एड्स का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कभी कभी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, और एड्स एक विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। और कौन सा वायरस से होता है ये, तो HIV का नाम आपने सुना होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये HIV एक वायरस है, इसके कारण होता है। एक और चीज होता है, हर साल कौन से महीने के कौन से दिन में एड्स दिवस मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को हमारा हर साल एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस चीज को भी याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों मैं आप लोग को इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। बहुत लोग का सोच क्या होता है, जो एड्स होता है हमारा, जो एड्स एक वायरस जनित रोग है,
इसके प्रति लोगों का बहुत ज्यादा ही गलत सोच हो जाता है। एक मिथ पाल के रख देते हैं, गलत मिथ पाल के रख देते हैं कि अगर मान लीजिए कोई समाज में किसी को, कोई इंसान को एड्स हो जाए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी को भी एड्स हो जाए तो लोग उसको घृणा नजर से देखना शुरू कर देते हैं और उसके बारे में गंदी मतलब सोचना शुरू कर देते हैं। तो मैं आप लोग को एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो बीमारी है एक वायरस जनित रोग है और इसका एक ही कारण नहीं हो सकता कि ये एक ही कारण जो आप लोग सोचते हैं ऐसा एक ही कारण है, बिल्कुल ऐसा गलत है। मान लीजिए कोई इंसान सेविंग कराने गया हो और सेविंग कराने उस पहले से कोई बंदा सेविंग करा रहा हो और उसका मान लीजिए सेविंग कराते कराते उसका ब्लेड से थोड़ा सा कहीं कट गया हो और अनफॉर्चुनेटली दूसरा बंदा बैठता उसका भी उसी तरह सेम कट जाता और ब्लड का क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब एक दूसरे का ब्लड आपस में मिल जाता है, वो भी एक कारण है। ऐसे बहुत सारे कारण है एड्स होने का, तो आप लोग गलत चीज ना सोचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं हम लोग। दाब का एसआई मात्रक। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में कितना छोटा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन को आप लोग हल्का में मत लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, ये आपका 1 नंबर खा सकता है, इसलिए इसको हल्का में मत लीजिएगा। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई यूनिट प्रेशर क्या होता है, तो देखिए प्रेशर का पहले फॉर्मूला हम लिखते हैं। पहले एसआई यूनिट बनाने के लिए अगर याद है तो डायरेक्ट मार दीजिए एग्जाम में, नहीं है तो प्रेशर का आप लोग फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा। क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, मतलब फोर्स लग रहा है कोई स्पेसिफिक यूनिट ऑफ एरिया में कोई फोर्स लग रहा है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट आप लोग पता हो क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और एरिया जिसका मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से हमारा क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट बन गया। एक चीज और होता है इसका, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी होता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में आपका ये दोनों में से कोई मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका नन ऑफ दिस सही होगा। और ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर देख रहे हैं इसको पास्कल भी हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पास्कल। प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल भी बोला जाता है, ऐसे ऐसा यूनिट ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न तो आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस ड्यू टू। जो लोहे में जंग लगने का कारण क्या होता है, तो लोहे में जंग लगने के कारण हमारा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन हमारा लोहे में जंग लगने का कारण होता है। कैसे लगता है लोहे में जंग, अगर कोई लोहा, अभी बारिश का समय देख ही रहे आप लोग, लोहा अगर बाहर में पड़ा हुआ है, जैसे ह्यूमिडिटी वाला एरिया होता है जहां पर नमी ज्यादा हो, पानी क्या होता है, पानी और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और वो लोहे पर चिपकता है, धीरे धीरे क्या करता है, लोहे को सड़ाता जाता है, आपस में वो भी क्या होता है, संपर्क में आता, लोहा भी संपर्क आया, पानी और वाटर वेपर के संपर्क, वाटर वेपर और ऑक्सीजन के संपर्क में आया, जिसके कारण लोहे के साथ रिएक्शन कर लिया और ये धीरे धीरे आयरन को सड़ाने लगता है, जैसे रस्ट करने लगता है जिसको बोलते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगने का कारण क्या था हमारा, ऑक्सीडेशन, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज यूनिट इज द लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ दिख रहा ईयर, क्या दिखा, ईयर। तो अब ईयर से आप लोगों को लग रहा होगा कि समय का ये इकाई होगा, ये किसका मात्रक होगा, तो बोल देंगे कुछ लोग समय मार देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, समय का नहीं होता। ये प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। कैसे, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, मतलब एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष। पूरे एक वर्ष में जितना दूरी तय किया वही हमारा प्रकाश वर्ष होता है और प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक होता है। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर कि आपका दूरी का सबसे बड़ा इकाई कौन होता है, सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आप लोग याद रखिएगा, पारसेक होता है। पारसेक क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अब देखते हैं हम लोग, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है, देखिए मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक क्वेश्चन से मैं 4 क्वेश्चन बनाने का कोशिश कर रहा हूं क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन छूटे ना आपका। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। कहीं कहीं ऑप्शन में 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, 15 मीटर, क्योंकि किलोमीटर में रहेगा तो आप मीटर में चेंज करिए तो 1000 हो जाएगा और 1000 अगर जोड़िएगा इसमें तो 15 आ जाएगा। तो आपका ये भी पूछ देता कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना वैल्यू होता है। अब पारसेक, 1 पारसेक बराबर कितना होता है, तो इसको भी याद रखिएगा 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, या बोल सकते हैं 3.26 लाइट ईयर।
तो ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक हो गया, और ये भी दूरी का मात्रक है, और ये भी दूरी का मात्रक आपका प्रकाश वर्ष, ना कि टाइम का, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, लार सलाइवा किसके पाचन में सहायक है? जो हमारा, ऐसे आप लोगों को पता है कि जो हमारा खाना का जो पाचन क्रिया होता है कहां से शुरू होता है? तो मुख से शुरू होता है। और मुख में कौन सा हमारा जो भोजन होता है, कौन सा पाचन होता है, कौन सा भोजन पाचन होता है? तो ऑप्शन हमारा स्टार्च, प्रोटीन, रेसे और वसा, फैट। तो याद रखिएगा हमेशा, जो हमारा मुख से प्रारंभ होता है जो भी क्रिया, जो पाचन क्रिया, वो स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म होता है, स्टार्च को पचाना शुरू करता है। और लार्ज में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, वो क्या करता है? हमारे भोजन को पचाने में शुरू करता है। लार से ही हमारा, लार क्या करता है? जो भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करते हैं, जिससे उसको हम आसानी से निगल सकते हैं। अगर लार ना हो, किसी इंसान का लार कम बनता हो, तो खाना ज्यादा हार्ड खानों को नहीं निगल पाएगा, वो मतलब नॉर्मल जो गीला खाना होगा उसको निगल पाएगा। तो लार का बनना बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि वो हमारे खाने को पचाने में सहायक करता है। तो याद रखिएगा, लार जो हमारा पचाता है, किसको पचाता है? स्टार्च, यानी ये कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, टीयर गैस इज, टीयर गैस हमारा जो होता है, जिसको आंसू गैस कहते हैं, आंसू गैस या आंसू गैस कहते हैं, ये कौन सा इसमें होता है हमारा? तो क्लोरोप्रीन, कार्बोनिल क्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड या ब्लीचिंग पाउडर। तो जो हमारा आंसू गैस होता है वो कार्बोनिल क्लोराइड होता है। क्या होता है? कार्बोनिल क्लोराइड होता है। अब देखिए आंसू गैस क्या होते हैं। आंसू गैस के बारे में आप लोग सुने होंगे। आंसू गैस, जैसे हमारे जो सेल्फ डिफेंस जैसे पुलिस लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? इसका प्रयोग ज्यादातर उसमें करते हैं, जैसे कहीं मोबिलिजिंग हो रहा है या बहुत ज्यादा भीड़ में कहीं लड़ाइयाँ हो रही है, तो उस चीज को, भीड़ को तितर बितर मतलब संभालने के लिए हम लोग आंसू गैस का प्रयोग हमारे पुलिस लोग करते हैं। और इससे इंसान को ज्यादा नुकसान नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि उसका जान चला जाएगा। इससे क्या होता है कि आंसू गैस से उसका आंख में थोड़ा जलन होगा, नाक से उसका मतलब पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो मतलब, और इस कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर इसका किसी इंसान को पड़ जाए तो अंधापन भी हो सकता है, लेकिन इससे किसी का जान नहीं जा सकता। ये था आंसू गैस। चलिए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, E = mc² में C किस चीज को दर्शाता है? जो ये C है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो E, ये आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला था, E = mc²। E जो है आपका एनर्जी का फॉर्मूला है। E किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी को। और M मास, और ये जो C है ये स्पीड ऑफ लाइट, किसको दर्शाता है? स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग को दर्शाता है ये। तो E = mc² में अगर E पूछता है आपसे तो एनर्जी, M मास, और C जो हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश वेग का, किसको दर्शाता है ये? प्रकाश के वेग को, स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड जो 0.1 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, उसकी गतिज ऊर्जा का मान होगा। ऑप्शन आपके ये रहे। देखिए ये 2 किलोग्राम, ये क्या आपका है? मास है, कितना है? 2 kg। ये क्या आपका वेलोसिटी है? 0.1 मीटर पर सेकेंड। उसकी गतिज ऊर्जा, क्या पूछा हमसे? गतिज ऊर्जा, कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछा गया है। अगर स्थितिज ऊर्जा बोलता है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 हाफ mv², मतलब 1/2 mv², m फॉर मास और v फॉर वेलोसिटी। तो हम लोग आते हैं क्या, 1/2, मास हमारा 2 है, वेलोसिटी 0.1 × 0.1 है, ठीक। 2 से 2 कट गया, 0.1 × 0.1 = 0.01 जूल। अब एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है हमारे साथ? हमेशा जूल। जो भी एनर्जी है, जितने भी एनर्जी होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? जूल, जिसको जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज, जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, कभी आप लोग जब जाते होंगे ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए, अगर जांच करवाने के लिए, तो वहां पर जो डॉक्टर साहब हम लोग को ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो उस समय नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप लोग पूछ सकते हैं कितना होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा होता है 80/120 mmHg, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय, हाइड्रोजन जो तत्व था वो किसके द्वारा खोजा गया था? तो हमारे जो वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश थे उनके द्वारा हाइड्रोजन तत्व को खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन आपके दो विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, दोनों आपके क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बोथ ए एंड बी। अब अगर यही क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, तो वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। इसको शॉर्ट ट्रिक में याद करने के लिए कीड़ा, इसको क्या पढ़ेंगे? कीड़ा। कीड़ा एक मतलब आपका ये वसा में घुलनशील है, फैट में। तो आपके ये रहे 15 इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस चीज को देखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट साइंस का सीरीज, हमारा तीसरा जो नेक्स्ट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना।